किसानों का लाभ बढ़ाने के लिए सरकार नया कृषि अध्यादेश लेकर आई है। बिहार के किसानों को इससे कितना लाभ होगा, इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी से। मोदी जी, ये जो केंद्र सरकार की तरफ से जो अध्यादेश लाया गया है, आपको क्या लगता है कि बिहार के किसान इससे किस तरह से लाभान्वित होंगे? देखिए, बिहार में तो जो एपीएमसी एक्ट है, हम लोगों ने 2006 में ही उसको रिपील कर दिया, उसको निरस्त कर दिया। तो बिहार में तो एपीएमसी कानून 15 साल पहले ही निरस्त कर दिया गया, क्योंकि ये भ्रष्टाचार का अड्डा था। इसमें किसानों का शोषण होता था, किसानों का एक्सप्लॉयटेशन, और किसानों को बाध्यता थी कि वो अपना जो भी सामान है, उत्पाद है, वो बाजार समिति में ही बेचेंगे, बाहर नहीं भेज सकते। तो मैं नीतीश जी की दूरदर्शिता को धन्यवाद देना चाहूँगा कि 70 करोड़ के राजस्व की क्षति हुई हम लोगों को। राजद के लोग वॉकआउट कर गए, राज्यपाल के पास गए, हंगामा किया, लेकिन एपीएमसी एक्ट को हम लोगों ने ख़त्म कर दिया। और यही काम आज भारत सरकार कर रही है। लेकिन भारत सरकार ने एपीएमसी एक्ट को रिपील नहीं किया है, केवल एक संशोधन कर दिया कि किसान जहाँ चाहे अपना उत्पाद बेच सकता है। और मुझे तो समझ में नहीं आता है कि पंजाब में, हरियाणा में, अन्य राज्यों में जो लोग विरोध कर रहे हैं, इसका आधार क्या है? ये तो किसानों को आपने नियंत्रण मुक्त कर दिया, किसान स्वतंत्र है। इसको बाध्य क्यों होगा कि वो बाजार समिति प्रांगण में ही जाकर अपना सामान बेचेगा? वो कहीं भी बेच सकता है, हिंदुस्तान में कहीं भेज सकता है। तो इसलिए देखिए, कानून ये लोग जो लोग विरोध कर रहे हैं, उनको वो किसान विरोधी है, किसानों के हित में ये कानून। और बिहार के अंदर तो जब हम लोगों ने ख़त्म कर दिया, किसानों ने इतनी राहत महसूस किया, और राष्ट्रीय जनता दल के लोग उस बिल का विरोध कर रहे हैं। लेकिन बाजार समिति आप लोगों ने खत्म किया है, उसके विकल्प में क्या दिया आपने? नहीं, विकल्प की जरूरत नहीं है ना। अभी विकल्प यानी किसान कहीं भी माल बेच सकता है। ठीक है। इसलिए किसान को, और बाकी जो बाजार समिति है, उसके प्रांगण को नए सिरे से हम लोग विकसित कर रहे हैं। तो इसलिए उसको भी विकसित करेंगे। और भारत सरकार ने ये कहा कि आप बाजार समिति में भी बेच सकते हैं, बाहर भी बेच सकते हैं। अभी प्रावधान है कि केवल बाजार समिति प्रांगण में ही बेच सकते हैं, आप बाहर नहीं बेच सकते हैं। तो ये बाध्यता क्यों हो सकती है? देखिए, 1991 में नरसिंहा राव की सरकार ने और ये लाइसेंस परमिट जो राज था, उसको ख़त्म कर दिया, और जिसको हम कहते हैं कि एक आर्थिक बदलाव आया पूरे देश के अंदर। तो इतने वर्षों के बाद किसानों के हित में ये कदम है। और दूसरा, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। तो बिहार में अभी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का कोई कानून नहीं था। यद्यपि आईटीसी से लेकर एर्गो कई कंपनियां यहाँ के किसानों से बड़ी मात्रा में अनाज खरीद कर ले जाती थी। ये आशीर्वाद आटा जो है, उसकी भी खरीद बड़े पैमाने पर बिहार में होती थी। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का लाभ ये होगा कि जो बड़ी कंपनियां हैं, वो अपना जिस तरह का उनको टमाटर, गाजर, मूली, प्याज, जो भी चीज़ चाहिए, सब्जी से लेकर कोई फ्रूट्स चाहिए, वो बीज उपलब्ध कराएंगे, खाद उपलब्ध कराएंगे, और किसान के साथ समझौता करेंगे कि इस मूल्य में हम आपका सामान खरीद लेंगे। तो किसान को तो बहुत बड़ी राहत है, बहुत बड़ा फ़ायदा ये है कि उत्पादन के पहले ही, उपज के पहले इसको मालूम है कि मेरे उपज का मूल्य क्या होगा। तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पूरी दुनिया में चल रही है, और आज पंजाब, हरियाणा में तो पहले से चल रही है। ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, मैकडोनल्ड हो या इस प्रकार के जो हाउसेज हैं, ये सारे लोग, ये बड़ा बड़ा आलू का जो चिप्स आप देखते हैं, वो कहाँ से आता है? सब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के माध्यम से है। तो ये जानबूझकर एक भ्रम पैदा कर दिया गया कि एमएसपी खत्म हो जाएगा, जबकि प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया है कि एमएसपी को ख़त्म करने की कोई योजना नहीं है। एमएसपी लागू रहेगा, बाजार समिति भी लागू रहेगी, केवल बेचने की स्वतंत्रता जो है किसानों को दी गई है। लेकिन हरियाणा, पंजाब में जहाँ पर एमएसपी पर खरीद बहुत ज़्यादा होती है, वहाँ एक भ्रम पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है कि भारत सरकार ये जो समर्थन मूल्य पर जो खरीद होती है, उसको समाप्त करने जा रही है। देखिए, बिहार में कोई मुद्दा नहीं है, और कुछ लोग ज़बरदस्ती मुद्दा बनाने का प्रयास करने में वो विफल हो जाएंगे। और उल्टे जो इस बिल का विरोध करेगा, इसका मतलब है कि वो किसान विरोधी है। इसलिए राष्ट्रीय जनता दल को अगर हिम्मत है तो ऐलान करे कि हम बाजार समिति एक्ट को दोबारा बिहार में पुनर्स्थापित करेंगे, किसान को हम बेचने के लिए बाध्य करेंगे कि वो स्वतंत्र नहीं बेच सकता है। हिम्मत है तो राष्ट्रीय जनता दल इसकी घोषणा करे। जो इसका विरोध करेगा इस बिल का, बिहार में उसका इस चुनाव के अंदर सफाया हो जाएगा। चुनाव में यही इम्पैक्ट पड़ेगा कि आप विरोध करेंगे तो। इसलिए देखिए, यहाँ कोई मुद्दा नहीं है, लेकिन अगर कोई मुद्दा बनाने का प्रयास करेगा,
और ये तो हमारे यहाँ 15 साल पहले हम लोगों ने ख़त्म कर दिया। तो इसलिए मैंने चुनौती देता हूँ मैं कि राष्ट्रीय जनता दल के लोग जो ट्वीट करके और फेसबुक पर इस बिल के विरोध में बयानबाजी कर रहे हैं, और जो हरिवंश जी के साथ जो घटना घटी उसके अंदर राष्ट्रीय जनता दल के लोग भी शामिल थे। आज तक संसदीय इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि लोग चेयरमैन की कुर्सी तक चले जाएं, कागज फाड़ कर फेंकने लगे, उनकी माइक को तोड़ने का प्रयास हुआ, और जिस तरह से फब्तियाँ कसी गई, गालियाँ दी गई, धमकियाँ दी गई, तो संसदीय इतिहास के ऊपर एक कलंक है। और हरिवंश जी जाने माने लेखक पत्रकार विपक्ष को इतना तकलीफ क्यों हो कि जब किसान अब कह रहे हैं कि हक में फैसला है, विपक्ष क्यों इतना विरोध? नहीं, विपक्ष इसका ये प्रचार करके लाभ उठाना चाहता है। इसलिए देखिए, हरिवंश जी पर के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ है, जो आपत्तिजनक अमर्यादित ये व्यवहार हुआ है, हर एक बिहारी मर्माहत है। और ये जो अपमान है, ये केवल हरिवंश जी का अपमान नहीं है, ये 12 करोड़ बिहारियों का अपमान है। और इसलिए राष्ट्रीय जनता दल ने आज तक इस अमर्यादित आचरण का विरोध नहीं किया है। ये सारे चुनाव के मुद्दे बनेंगे। सुशांत सिंह राजपूत के मामले में राष्ट्रीय जनता दल के लोग यहाँ तो मांग करते हैं कि सीबीआई जांच होनी चाहिए, और महाराष्ट्र में यूपीए की सरकार है, वो सीबीआई जांच का विरोध कर रही है। और रघुवंश बाबू का जो मामला था, आखिर क्यों रघुवंश बाबू को जिंदगी के अंतिम पड़ाव पर राष्ट्रीय जनता दल छोड़ना पड़ा? रघुवंश बाबू के परिवार के लोगों ने मना कर दिया कि उनका शव राष्ट्रीय जनता दल के कार्यालय नहीं जाएगा। ये कोई सामान्य घटना नहीं है, कोई सामान्य बात नहीं है। रघुवंश बाबू किसी भी दल में रहे हों, लेकिन उनकी बड़ी इज्जत थी, बहुत प्रतिष्ठा थी। तो आज हरिवंश जी के साथ जिस प्रकार का कांग्रेस, आरजेडी और अन्य दलों ने जो आचरण किया है, इसका खामियाजा इस चुनाव में उनको भुगतना पड़ेगा। मोदी जी, आपने हमसे बातचीत की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।